हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ बीपीएससी 65वां जो होने वाला है लोक प्रशासन विषय में आर्ट ऑफ डूइंग क्लास ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। आर्ट ऑफ डूइंग का मैंने जो तर्ज लिया है आर्ट ऑफ लिविंग से लिया है, जो श्री श्री रविशंकर जी ने प्रतिपादित किया है आर्ट ऑफ लिविंग, उसी के तर्ज पर हमने आर्ट ऑफ डूइंग पॉइंट आउट किया। जैसा कि आप जानते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करना भी एक आर्ट है। कई सारे स्टूडेंट आप देखते होंगे जो आपके दोस्त हैं, आपके परिचित हैं, आपके जानने पहचानने वालों में हैं, कई को देखते होंगे कि कम मेहनत करके भी क्वालिफाई कर जाते हैं और कई को देखते हो कि बहुत सारे मेहनत के बावजूद भी उनको सफलता नहीं मिलती। तो इस परिस्थिति में क्या किया जाए, क्या तकनीक लगाया जाए ताकि रिजल्ट सुनिश्चित हो। आप लोग जितने स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हो या जुड़ने जा रहे हो, सब इस रेस में, इस परिक्रम में सफल होने के लिए आ रहे हो और होना भी है। इसलिए किसी प्रकार का नकारात्मक सोच या किसी प्रकार का निराशा का यहाँ फिलहाल कोई स्थान नहीं। जैसा कि आप कॉलेज में, स्कूल में पढ़ाई करते होगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी कर रहे हो, दोनों में कुछ फर्क है या नहीं है, इसको भी ज़रा देखना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? जैसा कि हम लोग, मेरे को खुद याद आता है जब मैं स्कूल में पढ़ता था, कॉलेज में पढ़ता था, तो प्रोफेसर जो भी टॉपिक पढ़ाते थे तो सबसे पहले इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया, फिर उसका बैकग्राउंड में चले गए और पूरा व्याख्या करने के बाद वर्तमान में और अंत में आते आते थोड़ा बहुत फ्यूचर के बारे में बतलाया, ना बतलाया, खत्म हो गया। मतलब आप यूँ समझ लो, वैसे मैथ में आपने पढ़ा होगा थ्योरम में LHS to RHS। LHS का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड राइट, लेफ्ट हैंड साइड, और RHS का मतलब लेफ्ट राइट हैंड साइड। तो LHS से शुरू करते थे, RHS तक पहुंच जाते थे। जो मैथ थ्योरम में होता था वही कॉलेज के, स्कूल के पढ़ाई में भी होता था। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको वैसा अप्रोच लेके नहीं चलना है, बल्कि आपको यहाँ पर RHS से LHS की तरफ जाना है, क्योंकि यह सिलेबस इतना बड़ा है, इतना विस्तृत है कि आप अगर सबको फोकस करने लगोगे तो समय कम पड़ जाएगा। इसलिए RHS का मतलब हुआ कि पहले आप अपना टारगेट देखो, अपना एग्जाम देखो, उसमें पूछे गए क्या क्या क्वेश्चन है उस टॉपिक को देखो, उसका एनालाइज करो और उससे संबंधित उसके बाद जा बैकग्राउंड ले लो, उसको बढ़िया से पढ़ लो, उसको बेहतर ढंग से समझ लो। क्लियर है? पूरा सिविल सर्विस का जो सिलेबस है उसको पढ़ना मतलब एक दृष्टि से अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन फिलहाल जब आप 65वां प्रीलिम क्वालिफाई कर रहे हो और 2-4 महीने में एग्जाम होना है, 2-3 महीना में तो निश्चित रूप से हो जाता, लॉकडाउन की वजह से थोड़ा बढ़ गया है, तो उस परिस्थिति में पूरा सिलेबस पढ़ना और फिर तैयार करना बहुत मुश्किल है। इसलिए आप अप्रोच क्या रखोगे? LHS LHS। मैं ये आर्ट ऑफ डूइंग टेक्निक के तहत बतला रहा हूँ, जिसमें ये बतला रहा हूँ कि आप सिविल सर्विस का तैयारी स्मार्ट मोड पे करो। मेरी बात समझ रहे? तो स्मार्ट मोड में करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा? RHS LHS की तरफ जाना होगा। यानी कि क्या क्या टॉपिक पिछले बार पूछा गया है, इसके पिछले बार क्या क्या टॉपिक पूछा गया, 5 साल का क्वेश्चन अगर आप एनालाइज कर लो, पिछले 5 एग्जाम हुआ तो आपको पैटर्न पता लग जाएगा क्या क्या क्वेश्चन बीपीएससी में अक्सर पूछे गए, और उन्हीं पर फोकस करो, उन्हीं को बेहतर ढंग से वर्कआउट करो। मैं समझता हूँ कि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पकड़ा जाएगा। तो पहला अप्रोच समझ में आया कि नहीं आया? कि बैकग्राउंड से हमको करंट पे नहीं जाना है, बल्कि करंट से हमें बैकग्राउंड में जाना है। नंबर 2, MBI लिखा। MBI का मतलब क्या होता है? MBO से लिया MBI, मैनेजमेंट बाय इम्पोर्टेंट। ऐसा होता क्या है? देयर कैन बी सेवरल क्वेश्चन विच आर इम्पोर्टेंट, सेमी इम्पोर्टेंट, सब इम्पोर्टेंट, बट यू हैव टू फोकस ओनली ऑन दोज क्वेश्चन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करो, और फिर अगर समय बचता है तब
सब इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट को करो, क्योंकि अगर आप सबको करने लगोगे तो हो सकता है कि न्याय नहीं कर पाओ। तो कुछ टॉपिक को तो बहुत बेहतर ढंग से तैयार करना चाहिए और फिर कुछ टॉपिक को मतलब सेमी प्रोसेस में रखना चाहिए। और कुछ टॉपिक तैयार है, पढ़ा लिखा है, एग्जाम में आ गया तो लिखा जाएगा, छूटने की नौबत नहीं आएगी। तो मैं भी पिछले बार जो गेस करता हूँ या अक्सर करता था, उसमें मैं बांट देता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इम्पॉर्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिपल स्टार हो गया, उसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते। ट्रिपल मतलब होता है, इसको आप कह सकते हो डबल स्टार, इसको आप कर लेना चाहिए, समझ रहे हैं। और तीसरा क्या हुआ, हम लोग तीसरा हुआ जो अनइम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट, उसको आप कर सकते हो। तो जनरली हम लोग बोलते हैं ना मस्ट, शुड, कुड। तो मस्ट मतलब जिसको करना ही करना है, शुड मतलब जिसको कर लेना चाहिए, और कुड मतलब जिसको कर सकते हो। तो जितने टॉपिक आइडेंटिफाई करते हो उसमें उसको क्लासिफाई कर दो, इसको मैं मस्ट रखूंगा, इसको शुड रखूंगा, इसको कुड रखूंगा। फिर उसी हिसाब से पहले मस्ट को करिए, फिर शुड को करिए, फिर कुड को करिए। तीसरा शॉर्ट होता है, SWOT शॉर्ट कहते हैं। ये क्या होता है, ये टेक्निक होता है, ये भी मैनेजमेंट का तकनीक होता है। इसमें आपके बहुत सारे स्ट्रेंथ होते हैं, वीकनेस होते हैं, अपॉर्चुनिटीज होते हैं, टेंशन होते हैं। तो वो उसको आपको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। आपको जानना चाहिए आपके सबल पक्ष कौन है, आपके दुर्बल पक्ष कौन है, आपके लिए संभावना किन किन क्षेत्रों में ज्यादा है, और आपके लिए संभावित तनाव क्षेत्र कौन होने वाले हैं, और उसी हिसाब से प्रिपरेशन को वर्कआउट करना है। समझ रहे हैं, जिसमें ज्यादा तनाव है, ज्यादा मुश्किल है, उसको आप वर्कआउट ना भी करो चलेगा। आपको जानकार मुझे अभी याद आ रहा है कि अभी जो बिहार के DGP हैं गुप्तेश्वर पांडे, वो संस्कृत और हिस्ट्री से UPSC क्वालिफाई किए हैं, IPS पाए हैं। तो वो बोलते थे कि स्टैटिस्टिक्स उनको बहुत ही डिफिकल्ट लगता था जब वह सिविल सर्विस का तैयारी करते थे। तो स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन को वो करते ही नहीं थे, वो साफ छोड़ देते थे। 55 नंबर उसमें हुआ करता था, वो मान के चलते थे कि उसमें उनको कुछ आना नहीं। उनको वो टेंशन क्षेत्र में आता था और उसको ज्यादा वर्कआउट नहीं करते थे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसी पर फोकस करते थे, जो उनका सबल पक्ष था उसी पर उन्होंने फोकस किया। और आपने देखो उनका तो मार्क्स बिहार कैडर में डायरेक्ट IPS मिल गया। तो इस तरह से आप क्या करोगे, अपने सबल पक्ष, दुर्बल पक्ष, अवसर पक्ष और तनाव पक्ष को आइडेंटिफाई करोगे, और जो सबल पक्ष है, अवसर पक्ष, उस पर ज्यादा फोकस करोगे। तनाव पक्ष पर तो देखोगे कि ज्यादा दिक्कत है तो उस पर वर्कआउट करना छोड़ भी सकते हो। फिर मैं 5वां पॉइंट बताया, चौथा पॉइंट कि आप इस छोटे छोटे गोल तय करो। प्रतिदिन एक टॉपिक पढ़ने का या जो भी गोल प्रतिदिन तय करो, छोटा छोटा गोल तय करो और उसके अकॉम्प्लिशमेंट पर बल दो, उसके प्राप्ति पर बल दो। बड़े लंबे चौड़े गोल लेकर आप सिविल सर्विस की तैयारी करोगे तो बहुत दिक्कत होगा। छोटे छोटे, आज मेरे को नौकरशाही कर लेना, आज मेरे को मॉरियन आर्ट कर लेना, आज मेरे को मतलब कह सकते हो कोरिलेशन कर लेना। तो इस तरह छोटे छोटे टॉपिक लेकर वर्कआउट करो और फिर उस पर वर्कआउट करो। टास्क अकॉम्प्लिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आज आपने लिया काम, उसको पूरा हो जाना है, क्लियर है, उसको किसी तरीका से आधा अधूरा नहीं छोड़ना है। आप क्या है, कितना भी टाइम क्यों ना लगे। कई दफा क्या होता है, आप खुद महसूस करोगे कि प्रतिदिन छोटा लक्ष्य तय करो और उसको प्राप्त करो, फिर उससे बड़ा लक्ष्य तय करो, फिर उसको प्राप्त करो, तो आप देखोगे आपको संतुष्टि भी होगी और आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा असेसमेंट। असेसमेंट नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ, असेसमेंट का मतलब आप अपना मूल्यांकन करते रहो कि वेयर डू यू स्टैंड, आप कहाँ पर हो, कौन पोर्शन आपने कर रखा है, कौन पोर्शन अभी छूट रहा है, कहाँ गुंजाइश है सुधार का। तो इस तरह से आप हमेशा अपना मूल्यांकन करते रहो। और लास्ट हुआ इम्प्रूवमेंट, और आइडेंटिफाई हो जाए ये क्षेत्र मेरा कमजोर चल रहा है, इस पर सुधार की जरूरत है, गुंजाइश है, तो उस पर वर्कआउट करो। तो मैंने 7 पॉइंट बताया आपका। पहला आर्ट ऑफ डूइंग में कि पहला जो है आप करंट से बैकग्राउंड की तरफ जाओगे। दूसरा मैनेजमेंट बाय इम्पोर्टेंट से करोगे, यानी जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसी को पहले वर्कआउट करोगे।
फिर तीसरा अपना सबल पक्ष और अवसर पक्ष को चिन्हित करोगे, उस पर फोकस ज्यादा करोगे, और दुर्बल पक्ष और तनाव पक्ष पर तो थोड़ा सा वर्कआउट छोड़ भी सकते हो। फिर स्मॉल गोल, प्रतिदिन छोटे छोटे गोल तय करोगे और उसके प्राप्ति पर पूरा ध्यान केंद्रित करोगे। फिर क्या करोगे, असेसमेंट, अपना हमेशा मूल्यांकन करते रहोगे, और फिर इम्प्रूवमेंट पर ध्यान दोगे, जहाँ गुंजाइश जहाँ उस तरह से इम्प्रूवमेंट पर ध्यान दो। समझ रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कम समय में बेहतर ढंग से परफॉर्म कर सकते हैं यदि आप सिस्टमेटिकली तैयारी करें, किसी रणनीति के तहत तैयारी करें तो सफलता सुनिश्चित है। और कई दफा होता क्या है कि बिना पॉलिसी का तैयारी करने पर, बिना स्ट्रैटेजी का तैयारी करने पर क्या होता है कि प्रयास ज्यादा भी लग जाते हैं और वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होते। ठीक है, तो आज मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा कि याद होगा आपको कि मैं ऑफलाइन क्लासेस ले रहा था, फिर अब लॉकडाउन हुआ, फिर मैं इधर नहीं जा पाया, तो जितना दूर तक मैंने जो लिया था टॉपिक ऑफलाइन, उसके बाद मैं ऑनलाइन से पूरा कर दिया, और सेक्शन 1 मैंने पूरा खत्म कर रखा है, और सेक्शन 2 मेरे को शुरू करना है। लेकिन इस बीच प्रीलिम का रिजल्ट आ गया है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम लिख रहे हैं, और उनका कुछ पोर्शन शुरू वाला छूटा हुआ है। तो उस परिस्थिति में मैं क्लास को कुछ इस तरह डिजाइन कर रहा हूँ, जैसे सप्ताह में 6 क्लासेस लेता हूँ, तो 3 क्लासेस जो मैं लूंगा वह पिछला जो क्वेश्चन जो पिछला टॉपिक जो रह गया है, इसमें इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशन तक है, उसको मैं करूंगा, और फिर 3 क्लास दिन बचेगा तो मैं सेकंड पेपर के लिए फोकस करूँ, सेक्शन 2 के लिए फोकस करूंगा, जो भारतीय प्रशासन है। क्लियर है, तो इसी तरह से भी लेके चलूंगा। मंडे टू सैटरडे क्लासेज होंगे, समझ रहे हैं, एक्सेप्ट गस्टरडे हॉलीडे वगैरह में हो सकता है ना भी हो, लेकिन इन जनरल क्लास मंडे टू सैटरडे होंगे, और संडे के दिन मैं आपको क्वेश्चन पोस्ट करूंगा जिसका आंसर आप सबको लिखना होगा। प्रतिदिन क्लास के साथ एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, जिसका क्वेश्चन लिखकर आपको व्हाट्सएप पर पोस्ट करना है। आप जितना मेरे इस क्लास को एकोमोडेट करेंगे, जितना साथ साथ चलेंगे, उतना जल्दी जल्दी आपका कोर्स भी कंप्लीट होगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी ऊंचा रहेगा। समझ रहे, कहीं कोई दिक्कत हो, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। देखो, ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस में 2 महत्वपूर्ण डिफरेंस है कि ऑनलाइन क्लासेस में क्योंकि मैं आपके सामने बहुत अवेलेबल नहीं हूँ, इसलिए आपको देखकर के कुछ हो सकता है क्वेरी हो जो आपको मतलब क्या कह सकते हैं, जो जिज्ञासा हो कि इसका आंसर क्या, तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, देयर इज नो डिफिकल्टी एज सच। और दूसरी बात है, इसका एक प्लस पॉइंट भी, क्योंकि ये क्लास वेल आर्टिकुलेटेड होता है, निश्चित समय में इसको पूरा करना होता है, तो इसमें ज्यादा इधर उधर बात गपशप की गुंजाइश कम होती है, तो जो भी बातें बताई जाती है सब सारगर्भित होता है, महत्वपूर्ण होता है, टू द पॉइंट होता है, एग्जाम ओरिएंटेड होता है, तो इसलिए इसको बहुत आप कंडेंस क्लास के रूप में भी ले सकते हो। तो चलो ठीक है, आज मैं आपके साथ स्टार्ट करता हूँ। लोक प्रशासन का सिलेबस थोड़ा वर्कआउट करूंगा। किसी स्टूडेंट ने मेरे को कहा था कि सर थोड़ा सा इससे सिलेबस प्लान बता दिए, और मैं सिलेबस के साथ साथ आपको ये भी बतलाने जा रहा हूँ आज कि क्या कि मैंने सेकंड जो 65वां बीपीएससी का होने जा रहा है उसमें क्या क्या टॉपिक एक स्टूडेंट को वर्कआउट कर लेना चाहिए। मैंने 20 टॉपिक आइडेंटिफाई किया सेक्शन 1 में, 20 टॉपिक आइडेंटिफाई किया सेक्शन 2 में। वैसे तो मैं बोलूंगा इस पर पूरी तरह विश्वास करना ठीक नहीं होगा, पूरी तरह आश्रित करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि पिछले दिनों जो बीपीएससी का पैटर्न बदला है तो पूछने का तरीका ही बदल गया। आज के तारीख में कंसेप्चुअल क्वेश्चन खूब आ रहे हैं, सभी टॉपिक को मिलाकर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उस परिस्थिति में आपको एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर तैयारी करना होगा, तभी आप इसमें सफलता पा सकते हैं। एनीवे, तो जरा हम लोग लोक प्रशासन के बारे में, लोक प्रशासन के सिलेबस के बारे में बतलाते हैं। जैसा कि हमने शुरुआत किया, प्रशासन से शुरुआत किया। प्रशासन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द जो है ना, मूल रूप से लैटिन शब्द एडमिनिस्ट्रेरी से बना है। लैटिन शब्द किससे बना है? एडमिनिस्ट्रे, ADMI। जैसा कि प्रशासन का अंग्रेजी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो लैटिन शब्द एडमिनिस्ट्रेयर से बना है, जिसका अर्थ होता है सेवा करना, प्रबंध करना, देखभाल करना इत्यादि। प्रशासन एक बहुत ही व्यापक अवधारणा है। इसके
कई स्वरूप हो सकते हैं। जैसे देखिए, एक धातु हो गया, एक उपसर्ग लग गया, तो लोक प्रशासन, निजी प्रशासन। मतलब अगर सरकार के ढांचे में काम कर रहा है तो लोक प्रशासन कहलाएगा, और गैर सरकारी ढांचा में काम कर रहा है तो निजी प्रशासन कहलाएगा। जैसे रिलायंस समय इंडस्ट्री निजी प्रशासन में आ गया, और केंद्र सरकार, राज्य सरकार वगैरह क्या हो गया, लोक प्रशासन में आ गया। आज के तारीख में कुछ ऐसे प्रशासन भी देखने को मिल रहे हैं जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों के गुण को रखते हैं, जिनको हम सामाजिक प्रशासन के श्रेणी में कहते हैं। हालांकि इनको अभी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। सब समाज का नाम सुना होगा आपने, सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी जो होते हैं, जिसमें वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एक्स्ट्रा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, और भी कई एजेंसी होते हैं जो नागरिक महत्व के कार्यों को करते हैं, लेकिन उनका स्वरूप निजी होता है। मतलब काम धाम, उद्देश्य वगैरह उनका सरकारी होता है, और ढांचा क्या होता है, निजी होता है। उनको आज के तारीख में सब समाज या फिर गैर सरकारी संगठन या फिर सामाजिक प्रशासन कह सकते हैं। हमारा ताल्लुकात केवल लोक प्रशासन पर फोकस करना है। लोक प्रशासन को हम 4 परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। पहला, एक विषय या विद्या शाखा के रूप में। दूसरा, आजीविका या व्यवसाय के रूप में। तीसरा, प्रक्रिया अथवा व्यवहार के रूप में। और चौथा, सरकार के दृश्य अथवा कार्यात्मक भाग के रूप में। तो पहला क्या हुआ, विषय या विद्या शाखा के रूप में, जो बहुत इम्पोर्टेंट हुआ। जैसे फिजिक्स विषय हुआ, केमिस्ट्री विषय हुआ, सोशोलॉजी विषय हुआ। उसी प्रकार पब्लिक एड भी क्या है, एक विषय है। ठीक है। आजीविका या व्यवसाय का मतलब क्या हुआ, आजीविका या व्यवसाय का मतलब हुआ कि जिस तरह आप अभी चाहें तो निजी क्षेत्र में अपना कैरियर कर सकते हैं, आप चाहें तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जा सकते हैं, आप चाहें तो खेती बाड़ी करा सकते हैं, लेकिन अपने लोक प्रशासन को एक कैरियर के रूप में चूज करें, जिसमें आपका प्रवेश मतलब वही 21 वर्ष से शुरू होता है और 35 वर्ष या 37 वर्ष तक चलता है। फिर उसके बाद प्रवेश नहीं मिलेगा और 60 वर्ष में आप रिटायर करते हैं, और जितना आपके जीवन का रोजगार योग वर्ष है आप इसी में व्यतीत कर देते हैं। क्लियर। अब हुआ प्रक्रिया अथवा व्यवहार के रूप में, ये जस्ट उल्टा है। विषय के रूप में हम जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं, वैसे लोक प्रशासन पढ़ते हैं, लेकिन प्रक्रिया और व्यवहार के रूप में हम लोक प्रशासन को व्यवहार में, प्रक्रिया में कार्य करते हुए देखते हैं। जैसे यहाँ से आप करीब 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर कहीं भी चले जाइए, आपको प्रशासन के नुमाइंदे या प्रशासन के अधिकारी काम करते हुए मिल जाएंगे। अभी तो फिलहाल ज़्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। चौक चौराहे पर जाइएगा, लॉकडाउन किया हुआ है, पुलिस के अधिकारी कर्मचारी खड़े और आपसे जवाब तलब करना शुरू कर देंगे, कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, वगैरह वगैरह। तो वो क्या है, लोक प्रशासन के स्वरूप में, प्रक्रिया और व्यवहार के रूप में। और लास्ट मैंने क्या बताया, सरकार के दृश्य अथवा कार्यात्मक भाग के रूप में। ये लोक प्रशासन क्या है, सरकार का दृश्य भाग है, कार्यात्मक भाग है। इसी के माध्यम से लोक प्रशासन क्या करता है, काम करता है। समझ रहे, इसी के माध्यम से सरकार काम करती है। लोक प्रशासन क्या हुआ, सरकार का दृश्य भाग हुआ, कार्यात्मक भाग हुआ। तो हम लोग चारों पक्ष के में 2 पक्ष पर खास तौर पर फोकस कर रहे हैं। पहला लोक प्रशासन विषय के रूप में, और दूसरा लोक प्रशासन व्यवहार के रूप में। जब हम लोक प्रशासन विषय के रूप में बोलते हैं तो इसका नाम प्रशासनिक सिद्धांत है, लोक प्रशासन है, इसको सेक्शन 1 कहते हैं। और जब आप लोक प्रशासन को प्रक्रिया या व्यवहार के रूप में देखते हो तो ये भारतीय प्रशासन है, सेक्शन 2 कहलाता है। क्लियर है। तो सेक्शन 1 कौन हुआ, लोक प्रशासन या प्रशासनिक सिद्धांत, और सेक्शन 2 कौन हुआ, भारतीय प्रशासन हुआ। सेक्शन 1 में हम कैसे देखते हैं लोक प्रशासन को, एक विषय के रूप में, और सेक्शन 2 में हम लोग किस तरह देखते हैं, प्रक्रिया अथवा व्यवहार के रूप में। यहाँ जो विषय के जो रूप में हम पढ़ते हैं, जैसे फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो, सोशोलॉजी पढ़ते हो, तो थियोरिटिकल अप्रोच रहता है, सैद्धांतिक दृष्टिकोण रहता है, आदर्शात्मक दृष्टिकोण रहता है, सार्वभौमिक स्वरूप रहता है, और क्या होता है, सामान्य परिप्रेक्ष्य में। हम विभिन्न देशों के सोशोलॉजी को ही ले लो, तो पहला पेपर में थ्योरी पढ़ते हैं, तो समाज के क्या
सिद्धांत है समाज के बारे में, उत्पत्ति के बारे में जो विभिन्न विचारकों ने सिद्धांत वगैरह दिया है, विभिन्न विचारकों का क्या राय है, वो सब पढ़ते हैं। और द्वितीय सेक्शन जो होता है उसमें हम लोग भारतीय समाज कैसे काम करती है, उसका स्वरूप क्या, उस पर विचार करते हैं। तो ये सब विषय पर लागू होता है, लोक प्रशासन पर भी लागू होता है। ये लोक प्रशासन का पहला जो सेक्शन हुआ जिसको प्रशासनिक सिद्धांत कहते हैं, सेक्शन 1, इसमें हम लोग प्रशासन को सामान्य परिप्रेक्ष्य में, सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में, आदर्शात्मक परिप्रेक्ष्य में और सार्वभौमिक परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं। और यहाँ जो प्रशासन का जो प्रक्रिया और व्यवहार के रूप में देखते हैं, या ये मिलेगा पारिस्थितिक रूप में मिलेगा, विशेष रूप में मिलेगा, व्यवहारिक रूप में मिलेगा, अनुभाविक रूप में मिलेगा। क्लियर है? जो पॉजिटिव रूप में आपको मिलेगा, यहाँ नॉर्मेटिव रूप में मिलेगा, यहाँ होना चाहिए पक्ष रूप में मिलेगा, यहाँ होता है इस पक्ष में मिलेगा। क्लियर है? सो दिस इज बेसिक पॉइंट। तो सेक्शन 1 कौन है? प्रशासनिक सिद्धांत है। और सेक्शन 2 कौन है? भारतीय प्रशासन। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। अब जैसे आपसे कोई पूछता हो कि लोक प्रशासन क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। और किसी भी टॉपिक में जाने के पहले सबसे पहले ये जानना तो बहुत जरूरी है कि लोक प्रशासन है क्या। मैक्सिमम स्टूडेंट से मैं जब पूछता हूँ कि लोक प्रशासन क्या है, तो बेचारे बहुत तनाव में आ जाते हैं और बहुत अच्छा उत्तर देना चाहते हैं, और कई दफा अच्छा उत्तर देने के चक्कर में पूरा कंफ्यूजिंग उत्तर दे देते हैं। समझ रहे? तो इसलिए आपसे जब कोई पूछा जाता है कि लोक प्रशासन क्या है, तो आप क्या बोलोगे? तो जैसे यहाँ पर दोनों शब्दों को देखा जाए, लोक और प्रशासन, तो लोक का यहाँ मतलब हो रहा है सामान्य तौर पर सरकार, और प्रशासन का मतलब हुआ कार्यों का प्रबंधन करना, देखभाल करना, मामलों का निपटारा करना। इस प्रकार लोक प्रशासन का मतलब क्या हुआ? सरकारी प्रशासन हो गया। समझ रहे हैं? लोक प्रशासन क्या है? तो सरकारी प्रशासन है। यही चीज एक दफा बीपीएससी के इंटरव्यू में एक लड़के से पूछा गया कि लोक प्रशासन क्या है, तो लड़के ने बोल दिया सरकारी प्रशासन। तो जो बोर्ड थे काफी गुस्सा गए, वो बोले कि ऐसा होता है, लोक प्रशासन में सरकारी प्रशासन होता है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। एक मेरा विद्यार्थी जो पिछली दफा डीएसपी बना, वो भी इंटरव्यू देने के लिए जब गया था तो उससे पूछा गया कि लोक प्रशासन क्या है, तो उसे बोला सर लोक प्रशासन में लोक शब्द जो होता है ना, सामान्य तौर पर सरकार के लिए प्रयुक्त होता है। इसलिए लोक प्रशासन उस दृष्टि से देखा जाए तो सरकार द्वारा सरकारी प्रशासन राजकीय प्रशासन को कहते हैं, जिसमें नागरिक महत्व के कार्यों का क्या होता है? निष्पादन होता है। तो उन्होंने काफी सही तौर से बताया, एक बोर्ड काफी इम्प्रेस हुआ और अच्छे अंक दिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि जब आप उसका मतलब किसी चीज को समझो तो बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करो, और उससे भी बेहतर ढंग से उसको प्रस्तुत करने का कोशिश करो। तो लोक प्रशासन में सेक्शन 1 जो हुआ वह प्रशासनिक सिद्धांत हुआ, और सेक्शन 2 भारतीय प्रशासन हुआ। लोक प्रशासन मोटा मोटी सरकारी प्रशासन हुआ, नागरिक प्रशासन हुआ, सार्वजनिक प्रशासन हुआ, जो नागरिक महत्व के कार्यों को मैनेज करता है। तो नागरिक महत्व के कार्य क्या हुआ? अभी तो खैर कोरोना महामारी से निपटने से बड़ा कोई दूसरा नागरिक महत्व का कार्य है ही नहीं। आप देख ही रहे होगे, टीवी खोलो या कहीं देखो, रोड चौराहे पर हर जगह कोरोना कोरोना कहीं चर्चा हो रहा है। तो कोरोना महामारी से निपटना, लॉकडाउन बनाए रखना, सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करना, समझ एक जगह लोगों को जमा होने से रोकना, बीमारी का पहचान, बीमार लोगों की पहचान करना, तत्काल राहत कार्य करना, ये सब अभी चल रहा है। कि नागरिक महत्व का कार्य हुआ कि नहीं हुआ? और जो एजेंसीज को संपन्न कर रहा हम क्या कहते हैं? लोक प्रशासन कहते हैं। तो लोक प्रशासन का मतलब सरकारी प्रशासन हुआ, राजकीय प्रशासन हुआ, जिसमें नागरिक महत्व के कार्यों का क्या होता है? निष्पादन होता है। लोक प्रशासन का ढांचा कैसा होता है? नौकरशाही वाला होता है, अधिकारी तंत्रीय होता है, और इसका उद्देश्य क्या होता है? लोकत्व की प्राप्ति करना। एक व्यक्ति का उद्देश्य प्राप्ति करना इसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य समूह का, समाज का हित सुनिश्चित करना। तो लोकत्व की प्राप्ति करना इसका उद्देश्य हुआ, और ढांचा कैसे हुआ? नौकरशाही हुआ। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। सेक्शन 1 में जैसा कि नाम उसको हमने बताया प्रशासनिक सिद्धांत है। ऐसा 12 पार्ट है, 12 टॉपिक पढ़ना, 12 भाग में इसको हम लोग पढ़ते हैं। और सेक्शन 2 में जिसका नाम भारतीय प्रशासन हुआ, या बिहार के संदर्भ में देखें तो बिहार प्रशासन हुआ, यह 15 सेक्शन है पढ़ने के लिए, 15 सेक्शन उसमें आता है। इधर 12 है, इधर 15 है।
क्लियर है। सेक्शन 1 से 6 क्वेश्चन रहेंगे, सेक्शन 2 से भी 6 क्वेश्चन रहेंगे, यानी टोटल क्वेश्चन की संख्या 12 रहेगा। उसमें आपको 6 क्वेश्चन करना होगा, 3 क्वेश्चन इधर से, 3 क्वेश्चन इधर से। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि डिफरेंस इस मायने में कि पहले वाले में हम थोड़ा विषय के रूप में पढ़ते हैं और दूसरे वाले में हम उसका वास्तविक व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं। टॉपिक लगभग बराबर है, लेकिन दोनों का अप्रोच अलग है। एक थियोरिटिकल अप्रोच है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो दोनों वैसे जुड़े हुए हैं, थ्योरी और प्रैक्टिस अलग अलग नहीं है। थ्योरी के इर्द गिर्द ही प्रैक्टिस कार्य करता है। अगर थ्योरी नहीं होगा तो प्रैक्टिस ज़्यादा देर चल ही नहीं पाएगा, ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाएगा। थ्योरी बहुत जरूरी है, वह उसको दिशा देता है, वह उसको दर देता है, वह उसको मतलब कह सकते हैं सुनिश्चित लक्ष्य की तरफ प्रेरित करता है। तो सिद्धांत और व्यवहार ये बहुत आवश्यक है, ये सपोर्ट करता है इसको आगे बढ़ने में, बेहतर ढंग से करने में। तो सेक्शन 1 में जो पहला टॉपिक होता है उसको हम मूल अवधारणा कहते हैं। मूल अवधारणा का मतलब क्या होता है? बेसिक कंसेप्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादातर स्टूडेंट को मैंने इसमें कंफ्यूज होते देखा है, समझ रहे? ये किताबों में भी जो इसमें मटेरियल दिया गया है वो बहुत कंफ्यूजिंग टाइप का है, इसलिए आपको उसमें बहुत सतर्क रहना है। कुछ ही किताब पढ़ने, जो चुनिंदा अच्छी किताब पढ़े और उसमें क्लैरिटी रखिएगा। इसमें हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन का अर्थ क्या होता है, लोक प्रशासन का विषय क्षेत्र क्या होता है, लोक प्रशासन का महत्व क्या है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर क्या है, विकसित और विकासशील देशों में दोनों के बीच अंतर क्या है, वहाँ के दोनों के लोक प्रशासन में क्या अंतर है, दोनों किस प्रकार लोक प्रशासन वहाँ कैसी भूमिका निभाती है, लोक प्रशासन का विषय के रूप में कैसे विकास हुआ, नौ लोक प्रशासन क्या है, यही सब पढ़ते हैं हम लोग पहले वाले भाग में। समझ, बड़ा इंपॉर्टेंट। जैसे भारतीय संविधान में प्रस्तावना बहुत आवश्यक है कि नहीं, उसी प्रकार मूलभूत अवधारणा जो है बहुत आवश्यक है। ये अगर समझ गए तो आगे समझना आसान हो जाता है, और किसी कारण अगर ये गड़बड़ा गया ना तो आगे पूरा व्याख्या ही गलत हो जाता है। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लोक प्रशासन में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसको संगठन कहते हैं। संगठन लोक प्रशासन का संरचना हुआ, संगठन लोक प्रशासन का काया हुआ, समझ रहे? और जिस प्रकार आप देखते हो कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का निवास होता है, उसी प्रकार स्वस्थ प्रशासन से, स्वस्थ संगठन से ही स्वस्थ या प्रभावी प्रशासन की संकल्पना संभव है। तो इस टॉपिक में हम लोग संगठन के बारे में पढ़ते हैं। हम अगर कहें संगठन के युग में जी रहे हैं तो कोई गलत नहीं होगा। आपकी तमाम आवश्यकताएं विभिन्न संगठन पर निर्भर है। बिजली आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सप्लाई कर रहा है, पानी आपको पीएचईडी सप्लाई कर रहा है, कानून और व्यवस्था आपको पुलिस विभाग प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार जितने भी काम आपको विभिन्न संगठनों द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं, तो संगठन प्रभावी बने, संगठन अच्छा बने, इसके लिए इस पर खोज खबर जरूरी है। ऐसी संदर्भ में इसमें हम 4 भाग में बांटकर अध्ययन करते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं संगठन के विचारधारा। संगठन के कई विचारधाराएं हैं संगठन संबंधी, जैसे नौकरशाही सिद्धांत हुआ, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत हुआ। ये सब वृहद उपागम है जो संगठन को अपने हिसाब से क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं, उसका परिभाषा करते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हम प्रशासन के सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं, जो प्रशासन के संरचना और कार्य व्यवहार में आवश्यक होते हैं। इसमें हम पद सोपान का सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत, ये सिद्धांत बहुत आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार जैसे शरीर में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं ना, उसी प्रकार प्रशासन में भी बहुत सारे कंपोनेंट है। जगह उसके बगैर शरीर तंत्र संभव नहीं है संगठन का, और निष्पादन संभव नहीं है। तो इस हिसाब से दूसरा पोर्शन हम लोग प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं। तीसरा में हम प्रशासन के व्यवहार पढ़ते हैं
ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हम निर्णय, नेतृत्व, संचार, अभिप्रेरण, ये सब टॉपिक का अध्ययन करते हैं। समझ रहे हैं? ये सब संगठन में वही मायने रखते हैं जो शरीर में श्वसन प्रक्रिया, पाचन प्रक्रिया इत्यादि मायने रखते हैं। अगर मेटाबॉलिक प्रोसेस, कैटाबॉलिक प्रोसेस शरीर में काम करना बंद कर दे तो शरीर काम नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार निर्णय, संचार वगैरह संगठन में ना काम करे तो संगठन में मृत प्राय हो जाएगा। चौथा में हम लोग देखते हैं संगठन की संरचना। संगठन कितने प्रकार का होता है, विभाग किसको कहते हैं, निगम किसको कहते हैं, कंपनी किसको कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। समझ रहे थे? इससे भी कहते 4 को दिया, संगठन का सिद्धांत, प्रशासन के सिद्धांत, प्रशासनिक व्यवहार और संगठन की संरचना। 4 टॉपिक है। इस 4 टॉपिक से आप अगर, और ऊपर वाला मूलभूत अवधारणा, अगर आप इसको बेहतर ढंग से कर लो तो शायद आगे आपको क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आपका 3 क्वेश्चन इन्हीं से पकड़ा जाएगा और ये स्कोरिंग भी होता है। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक जब आओगे उसमें हम कार्मिक प्रशासन पढ़ेंगे, कर्मचारी से संबंधित प्रशासन पढ़ेंगे, जिसमें हम कर्मचारी का भर्ती से लेकर सेवानिवृत्ति तक जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक है सबका अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हो कर्मचारी संगठन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है, वह संप्रभु घटक है। जितने भी घटक है सब एक तरफ और कर्मचारी अकेला एक तरफ है, वह पूरे व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। इसलिए कार्मिक प्रशासन आज के तारीख में बहुत महत्वपूर्ण हो गया। नेक्स्ट पॉइंट फिर हम इसमें पढ़ेंगे वित्त प्रशासन पढ़ेंगे। ये पैसा कौड़ी से संबंधित हुआ। इसमें हम बजट के बारे में पढ़ते हैं, बजट प्रक्रिया के बारे में पढ़ते हैं, लेखांकन के बारे में पढ़ते हैं, लेखा परीक्षण के बारे में पढ़ते हैं। आज तो जानते हो कि सबसे इम्पोर्टेंट फाइनेंस है। नो फाइनेंस नो एडमिनिस्ट्रेशन। अगर पैसा नहीं रहेगा तो काम ही नहीं आगे बढ़ेगा। इसलिए ये टॉपिक का इम्पोर्टेंस हमेशा ज़्यादा रहा और आगे भी रहेगा। फिर इसमें हम लोग पढ़ते हैं अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। जैसा कि आप जानते हो कि लोक प्रशासन में पैसा और अधिकार जनता ने आपको दे रखा है। तो उस परिस्थिति में इनका जनता के हित में इस्तेमाल हो, किसी प्रकार दुरुपयोग ना हो, किसी प्रकार इसका गलत व्यवहार ना हो, इसके लिए नियंत्रण और उत्तरदायित्व जरूरी है। और इस टॉपिक में हम विधायी नियंत्रण, कार्यकारी नियंत्रण, न्यायिक नियंत्रण, ये सब टॉपिक को पढ़ते हैं। फिर इसके बाद आप देखोगे प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार अवधारणा ये मान के चलता है कि प्रशासन ही मशीन के जैसा है। प्रशासन ही पारिस्थितिक होता है, परिस्थिति में परिवर्तन होते रहता है, मशीन में घिसावट होते रहता है और इन सबको मैनेज करने के लिए एडजस्टमेंट करना होता है, रिफॉर्म करना होता है। अगर आप प्रशासन को सुधार दे रहे हैं और पुराने व्यवस्था के तहत ही चला रहे तो ये फिर वांछित परिणाम नहीं दे पाएगा। इसलिए रिफॉर्म मस्ट है। प्रशासनिक विधि यह मूल रूप से फ्रेंच अवधारणा, यह फ्रांस से लिया गया। फ्रांस में आप देखते हो वहां पर 2 तरह का विधि है, सामान्य विधि और प्रशासनिक विधि। सामान्य विधि समान लोगों के लिए और प्रशासनिक विधि प्रशासन के लिए। वहाँ न केवल विधि अलग है बल्कि दोनों का न्यायालय भी अलग है और उसका मुकदमा, उसकी अपील सब उसी के अंदर होता, बाहर की व्यवस्था नहीं है। तो फ्रांस का ये व्यवस्था फ्रांस को एक अलग बनाता है और प्रशासनिक विधि और न्यायाधिकरण के कारण फ्रांस विश्व में अलग स्थान रखता है। उसके तर्ज पर भारत में भी बहुत सारे ऐसे विधि हैं जो प्रशासन के हैं, जहाँ असामान्य जन से उनको कोई ताल्लुकात नहीं है। और इस प्रशासन में भारत में कई ऐसे न्यायाधिकरण हैं जो प्रशासनिक मामलों का निपटारा करते हैं। समझ रहे? जैसे आप कैट का नाम ले सकते हो, आयकर पुनर्विचार न्यायाधिकरण का नाम ले सकते हो, या फिर रेलवे भाड़ा न्यायाधिकरण का ले सकते हो, श्रम विवाद न्यायाधिकरण का ले सकते हो। फिर आप देखते हो तुलनात्मक प्रशासन और विकास प्रशासन, ये भी प्रशासनिक सिद्धांत का हिस्सा है। तुलनात्मक लोक प्रशासन का मतलब क्या हुआ? 2 या अधिक लोक प्रशासन का स्थान और संस्कृति के आधार पर अध्ययन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। समझ रहे? ये जब तक आप किसी विषय का तुलनात्मक अध्ययन ना करेंगे तब तक आप विज्ञान का दावा नहीं कर सकते। तो इस दृष्टि से यह टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कॉम्परेटिव एडमिनिस्ट्रेशन क्या हुआ? 2 या 2 से अधिक लोक प्रशासन का सापेक्षिक अध्ययन करना। और विकास प्रशासन क्या हुआ? विकासशील देशों का लोक प्रशासन। क्योंकि विकासशील देशों की परिस्थिति अलग होता है, वहाँ प्राथमिकताएं अलग होती है, वहाँ अलग प्रशासन की आवश्यकता होती है, जिसे विकास प्रशासन कहते हैं।
और लास्ट में इसका टॉपिक है लोक नीति। लोक नीति को अगर आप लोक प्रशासन का सार को तो कोई गलत नहीं हुआ। पूरा का पूरा लोक प्रशासन वही समाहित है। सरकार के इर्द गिर्द जो कुछ है सब लोक नीति है। अधिकारी जो कुछ कर रहे हैं और नहीं कर रहे सब लोक नीति का हिस्सा है। यह टॉपिक बहुत बड़ा है और इसमें हम नीति निर्धारण कैसे होता है, नीति क्रियान्वयन कैसे होता है, नीति में निर्धारण में विधायिका की क्या भूमिका है, कार्यपालिका की क्या भूमिका है, नौकरशाही की क्या भूमिका है, वही सब चीजों का अध्ययन करते हैं। ये बड़ा हर साल बीपीएससी में इस टॉपिक पर क्वेश्चन आता है। कोई साल ऐसा शायद ही होगा कि लोक नीति से क्वेश्चन नहीं आया, तो आपको करना ही करना है। तो मैंने अभी आपको जो सेक्शन 1 में 12 टॉपिक है उसके बारे में हल्का फुल्का बतलाया, उसको मैं आगे डिटेल करूंगा जब टॉपिक चलेगा तब। अभी मैं सेक्शन 2 के बारे में बतलाऊंगा कि सेक्शन 2 में 15 टॉपिक है। वैसे तो कुछ उसी को बड़ा कर दिया है, वैसे है वैसी तरह का 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है। जो सेक्शन 1 में पढ़ रहे हो वही सेक्शन 2 में पढ़ रहे हो, लेकिन थोड़ा ढांचा अलग है। जैसे पहला टॉपिक जिसका है भारतीय प्रशासन का विकास। भारतीय प्रशासन उतना ही पुराना है जितना भारतीय राज व्यवस्था पुराना है। आप देखते हो मौर्य प्रशासन, फिर आप देखते हो मुगल प्रशासन, ब्रिटिश प्रशासन, इवन सिंधु घाटी सभ्यता से भारतीय प्रशासन को जोड़कर आप देख सकते हो। जिसमें हम मौर्य प्रशासन, मुगल प्रशासन और ब्रिटिश प्रशासन को देखते हैं। इन दोनों बीपीएससी में ना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय प्रशासन का क्या विकास हुआ, इस पर क्वेश्चन बहुत पूछने की प्रवृत्ति बढ़ी है और इधर क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरा में हम लोग देखते हैं भारतीय प्रशासन के परिस्थिति जन्य परिवेश, संवैधानिक परिवेश। भारतीय प्रशासन को कैसे संविधान और उसके स्वरूप प्रभावित कर रहे हैं। संसदीय लोकतंत्र क्या है, संघवाद क्या है, भारतीय संविधान के कौन कौन प्रावधान है जो भारतीय प्रशासन के संरचना प्रकृति को प्रभावित करते हैं। समाजवाद क्या है, हमारे नौकरशाही क्या, ये सब इस टॉपिक पे पढ़ते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन अक्सर आते रहता है। संसदीय लोकतंत्र पर तो अक्सर क्वेश्चन आता है कि भारत में संसदीय लोकतंत्र उपयुक्त है या इसको बदल कर किसी अन्य व्यवस्था को अपनाए जाने की जरूरत है। समझ रहे हैं, तो इस पर क्वेश्चन कई दफा आया। संघवाद पर भी क्वेश्चन कई दफा आता है क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है केंद्र राज्य संबंध, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। क्लियर है, तो भारतीय प्रशासन के परिस्थिति जन परिवेश टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वर्कआउट करना। तीसरा है मतलब संघीय स्तर पर राजनीतिक कार्यपालिका। इसमें हम लोग 2 टॉपिक पढ़ते हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। और इस बार मेरे को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंध इम्पोर्टेंट लग रहा है, तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है कि भारतीय प्रशासन जो है क्षेत्र आधारित है। शीर्ष केंद्र प्रशासन है या संघ प्रशासन बोल सकते हो, मध्य स्तर पर राज्य प्रशासन है और निम्न स्तर पर जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन है। तो जो शीर्ष स्तर पर प्रशासन है उसका जो प्रधान होता है वह कौन है, संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है और वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। इन दोनों के बीच संबंध बहुत मैटर करता है और इस टॉपिक में हम लोग यही पढ़ते हैं कि केंद्रीय प्रशासन का संरचना। केंद्रीय प्रशासन की संरचना जो दिल्ली में जो संरचना हुआ उसमें क्या क्या है, प्रधानमंत्री कार्यालय हुआ, मंत्रिमंडलीय सचिवालय हुआ, केंद्रीय सचिवालय हुआ। अगर आप दिल्ली आए हो तो जरूर केंद्रीय सचिवालय का नाम सुने होगे क्योंकि बहुत बड़ा मेट्रो स्टेशन है केंद्रीय सचिवालय। समझ रहे हैं, तो केंद्रीय सचिवालय हुआ, केंद्र सरकार के जितने मंत्रालय और विभाग है जहाँ एक जगह जमा होते हैं उससे वो केंद्रीय सचिवालय कहते हैं। क्लियर है, तो दिस बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन आता है। फिर आप इसके बाद पढ़ोगे सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ोगे। भारत का संविधान का अनुच्छेद 1 जो है ना बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। आर्टिकल 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है, अंग्रेजी में होता है इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट। इसमें संघात्मक कैरेक्टर भी है, एकात्मक कैरेक्टरिस्टिक भी है। और इस कारण क्या है, भारत में एक परमानेंट इशू को जन्म दे दिया है जिसे केंद्र राज्य संबंध कहते हैं। संविधान के भाग 11 और 12 में अनुच्छेद 245 से लेकर 293 के बीच में आप देखते हो केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध का व्यापक उल्लेख है। और बीपीएससी में इस टॉपिक पर लगातार क्वेश्चन आता है और अभी इस पर आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हो। फिर इस पर नेक्स्ट टॉपिक है भारत में लोक सेवा। भारत में लोक सेवा ब्रिटिश काल में डेवलप हुआ, वही कंटिन्यू कर गया, जिसमें 2-3 अखिल भारतीय सेवा है, कुछ केंद्रीय सेवा है, कुछ प्रांतीय सेवा है,
कुछ अधीनस्थ सेवाएं वगैरह वगैरह। तो अखिल भारतीय सेवा किसको कहते हैं? जो केंद्र और राज्य दोनों को साझा सेवा देता है, जिसका अनुच्छेद 312 में प्रावधान किया गया। IAS, IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस तीनों का अखिल भारतीय सेवा कहा गया। अभी हाल में मैं न्यूज़पेपर देख रहा था, तो उसमें देखा भारत सरकार अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बनाने जा रही है। तो हो सकता है चौथा अखिल भारतीय सेवा आपको अखिल भारतीय न्यायिक सेवा देखने को मिले। समझ रहे थे? इस प्रकार अखिल भारतीय सेवा बड़ा इम्पोर्टेंट है। भारत और पाकिस्तान ये दो एक ऐसा देश है जहाँ इस तरह की सेवा, बाकी किसी भी देश में इस तरह की सेवा नहीं है। तो इसका भर्ती कैसे होता है, इनका प्रशिक्षण कैसे होता है, फिर इसमें हम मंत्री और लोक सेवक संबंध पढ़ते हैं, फिर इसमें हम सामान्य और विशेषज्ञ संबंध पढ़ते हैं। सामान्य किसको कहते हैं? जो जनरल बैकग्राउंड का होता है। और विशेषज्ञ किसको कहते हैं? जो टेक्निकल बैकग्राउंड का होता है। तो ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट का रिलेशन इसी टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर है? फिर उसके बाद आप पढ़ोगे योजना तंत्र। भारत में सामाजिक आर्थिक नियोजन, समझ रहे ना, ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपनाया गया। हालांकि इस दिशा में प्रयास स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले ही शुरू हो गया था। 1950 में योजना आयोग स्थापित हुआ। 1950-51 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरुआत हुआ। राज्य स्तर पर आप देखते होंगे राज्य नियोजन विभाग और राज्य नियोजन मंडल है। तो केंद्र और राज्य दोनों का साझा करने वाला एक मंच, इसको NDC कहते हैं, जो 1952 में बना। और जिला स्तर पर जो नियोजन तंत्र है वो समय अंतराल में परिवर्तित होती गई है। और 73वां संविधान संशोधन द्वारा जिला नियोजन समिति और महानगर नियोजन समिति बनाया गया है। तो उसके बारे में पढ़ी। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चूंकि योजना आयोग पिछले दिनों खसक गया, इसके जगह कौन आ गया? नीति आयोग आ गया। इस कारण ये बड़ा टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरा जो विकेंद्रीकृत नियोजन जो जिला स्तर पर काम करता है, इससे कई दफा क्वेश्चन UPSC में आया है। फिर आप देखोगे लोक उपक्रम। लोक उपक्रम को हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने आधुनिक भारत का पवित्र मंदिर की संज्ञा दिया था। चूंकि देश में समाजवादी व्यवस्था अपनाया गया था और उसे प्राप्त करने के लिए लोक उपक्रम को मतलब क्या है, क्योंकि ये माध्यम के रूप में अपनाया गया। तो जैसे 1956 में जो द्वितीय औद्योगिक नीति बना, उसमें उद्योग को ही केंद्र बिंदु पर रखा गया था और बड़े पैमाने पर लोक उद्यमों की, लोक उपक्रमों की स्थापना हुई। आज देखा जाए तो करीब 250 केंद्रीय लोक उपक्रम होगा और राज्यों के साथ मिला दे तो 800,000 के आसपास होंगे, जो भारत के विकास में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस पर हम लोग को वर्कआउट करना है। इससे क्वेश्चन एक दफा BPSC में लगातार आता था, इधर भी 1-2 वर्षों से क्वेश्चन नहीं आ रहा। आप इस टॉपिक को वर्कआउट करो, इस बार चांसेस फेयर। नेक्स्ट पॉइंट, लोक व्यय पर नियंत्रण। क्योंकि लोक में जो धन है जनता का, जनता ने आपको पैसा दे रखा है, तो इसका किसी प्रकार मिसयूज ना हो, इसके लिए इस पर नियंत्रण रखा जाता है। तो पहला नियंत्रण वित्त मंत्रालय रखती है, दूसरा नियंत्रण CAG रखता है और तीसरा नियंत्रण संसद खुद रखती है, संसदीय समिति रखती है। इससे UPSC में क्वेश्चन आता है, कभी CAG पर क्वेश्चन आता है, कभी संसदीय नियंत्रण पर क्वेश्चन आता है। लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन इन बिहार, समझ रहे? देखिए इसमें जो सेक्शन 2 देखेंगे, उसमें कुछ सेक्शन बिहार के संदर्भ में, मतलब भारत को जनरल, कुछ सेक्शन जनरल है और कुछ बिहार के संदर्भ में। ये कानून और व्यवस्था बिहार के संदर्भ में। तो कानून और व्यवस्था कहते हैं किसको है? तो कानून और व्यवस्था प्रशासन के एक ऐसे आदर्श अवस्था को कहते हैं जिसमें एक और विधि का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन होता है, वहीं दूसरा समाज में शांति सद्भाव बना रहता है। तो उसको कानून और व्यवस्था कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कार्य है। जब राज्य के काम 4-5 थे तभी इम्पोर्टेंट था, और जब राज्य 2000 से भी ज्यादा कार्य को करती है तभी कानून व्यवस्था इम्पोर्टेंट है। केंद्र स्तर पर भी अभिकरण है, राज्य स्तर पर अभिकरण है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो पिछले बार 66वां BPSC में क्वेश्चन आया, इसका सीधा संबंध किससे? विकास से। फिर कानून व्यवस्था बेहतर तो विकास बेहतर, कानून व्यवस्था चौपट तो विकास पर भी सीधा प्रभाव डालता है। जैसे आप देखते होंगे जिन राज्यों में कानून व्यवस्था बेहतर है उनका विकास का प्रोफाइल देखो, और जिन राज्यों में कानून व्यवस्था खराब है वहाँ का ग्राफ देखो, आपको अंतर खुद समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य प्रशासन हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, वो भी बिहार के संदर्भ में। तो राज्य प्रशासन में राज्यपाल, फिर मुख्यमंत्री, फिर राज्य सचिवालय, फिर निदेशालय, फिर मुख्य सचिव, ये सब टॉपिक पढ़ते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुख्यमंत्री पर भी क्वेश्चन आता है,
मुख्य सचिव पर भी क्वेश्चन आता है। मुख्य सचिव भारत में एक ऐसा पद है जिसके बराबर केंद्र में भी कोई इस तरह का पद नहीं है जो उतना प्रभाव एक्सरसाइज करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पद है मुख्य सचिव। तो ये मुख्य सचिव पद के बारे में हम लोग देखेंगे कि मुख्य सचिव कैसे, यूपीएससी में क्वेश्चन आता है कि मंत्रिमंडलीय सचिव से कैसे बराबर है, कैसे अलग है, वगैरह वगैरह। तो मुख्य सचिव पर वर्कआउट कर लेना। फिर जिला प्रशासन, जैसे भारतीय प्रशासन मैंने शुरू में बताया कि क्षेत्र आधारित प्रशासन है, केंद्र में शीर्ष पर संघ प्रशासन है, बीच में प्रांत प्रशासन और नीचे जिला प्रशासन। तो जिला प्रशासन जो है, जिला कलेक्टर जिसका हेड होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पद है। इसको ना लिटिल नेपोलियन कहा जाता था, क्योंकि फ्रांस के फ्री ट्रेड प्रणाली से लिया गया है, इसलिए चूंकि नेपोलियन फ्रांस से ताल्लुकात रखता था और कलेक्टर पद वहीं से लिया गया है। 1772 में वारेन हेस्टिंग ने इस पद को स्थापित किया। समझिए, राल्फ सेल्डन पहला कलेक्टर बने भारत में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पद है, ब्रिटिश काल से निर्मित हुआ, आज भी चला आ रहा है और आज भी इसके समान जिला स्तर पर कोई भी ऐसा पद नहीं है जो इतने व्यापक तौर पर जनहित को प्रभावित करता हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिला कलेक्टर का पद। फिर आप देखते हो जिला स्थानीय प्रशासन। तो स्थानीय प्रशासन को हम लोग दो वर्गों में बांट देते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों का स्थानीय प्रशासन जिसे पंचायती राज कहते हैं, और नगरीय क्षेत्र का स्थानीय प्रशासन जिसको शहरी स्थानीय निकाय कहते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों का स्थानीय प्रशासन तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही डेवलप हुआ, लेकिन जो शहरी क्षेत्र का स्थानीय शासन ब्रिटिश काल में ही डेवलप हो गया था और वही कंटिन्यू रह गया। 73वां और 74वां संविधान संशोधन, इनमें मील का पत्थर है। इन्होंने इन दो संविधान संशोधन ने इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया और इस कारण ये एक नया गति पाने में, नया स्वरूप पाने में सक्षम हुए हैं और भारतीय संघीय व्यवस्था को द्विस्तरीय से आज त्रिस्तरीय बनाने में कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कल्याण प्रशासन। तो भारत में, बिहार में कल्याण प्रशासन ये टॉपिक होता है। तो इसमें हम लोग SC ST के बारे में पढ़ते हैं, इनके प्रशासन के बारे में देखते हैं, महिला कल्याण के बारे में देखते हैं, इनके द्वारा इनके लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम पर ज़्यादातर SC ST पर ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है और उसके प्रशासन पर क्वेश्चन आता है। यह टॉपिक इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ना चाहिए इस टॉपिक को, इससे क्वेश्चन आने की संभावना अच्छा रहता है। पिछले दिनों नहीं आया, ये बार चांसेस बेटर। फिर है भारतीय प्रशासन के मुद्दे या बिहार प्रशासन के मुद्दे। इसमें हम वैसे मुद्दों को पढ़ते हैं जो एड्रेस नहीं किए गए, किसी तरह छूट गए हैं, तो हम उसी सब चीज़ों को तो पढ़ते हैं जिसमें होता है, जिसमें हमेशा डिबेट होते रहता है, डिस्कशन होते रहता है। इस जन शिकायत निवारण हुआ, भारतीय प्रशासन का विकास, प्रशासन भारतीय प्रशासन में सुधार हुआ, हमारे मंत्री लोक सेवक संबंध हुआ, लोकपाल हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, सत्यनिष्ठा हुआ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी में अक्सर आते हैं, तो आप इस पर वर्कआउट कर सकते हो। तो मैंने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों के, उसका 12 इसका 15 मतलब, लेकिन मैं आपको बतलाऊंगा अगर स्ट्रेटेजी स्कोरिंग का देखना चाहते हो तो आप जब सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में इसका ऊपर से 5 फर्स्ट 5 पर फोकस करना। पहला इंट्रोडक्शन, फिर ऑर्गेनाइजेशन 4 मिलाकर 5 हो जाएगा, और इसके नीचे से 5 इस पर फोकस करना। इसमें कानून व्यवस्था आ जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर, फिर इश्यूज आ जाएगा, कल्याण प्रशासन आ जाएगा, जिला प्रशासन आ जाएगा, स्थानीय प्रशासन, ये सब कर लो। इससे क्वेश्चन अक्सर आते हैं और स्कोरिंग में रहते हैं। ये आपका स्ट्रेटेजी यही हुआ कि सेक्शन 1 में ऊपर से 5 और सेक्शन 2 में नीचे से 5। ये तो जनरल स्ट्रेटेजी मैंने बताया। मैंने आपको इस वर्ष के लिए 20 क्वेश्चन टॉपिक आइडेंटिफाई किया है। वैसे तो ये टॉपिक बहुत मुश्किल है आइडेंटिफाई करना, क्योंकि आज के तारीख में इसका कोई गारंटी नहीं कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया जाए, लेकिन फिर भी मैंने 20 टॉपिक आइडेंटिफाई किया जो मैं आपको वो पोस्ट कर दूंगा। पहला टॉपिक है लोक प्रशासन का अर्थ, विषय क्षेत्र महत्व। दूसरा, विकसित और विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिका। तीसरा, टेलर और हेनरी फेयल के बीच समानता और असमानता। चौथा, प्रणाली उपागम। पांचवा, पद सोपान। छठा, समन्वय का सिद्धांत। सातवां, केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण। आठवां, सत्ता और उत्तरदायित्व। नौवां, निर्णयन। 10वां, संचार। 11वां, अभिप्रेरण। 12वां, नेतृत्व। 13वां, विभाग और निगम। 14वां, बोर्ड और आयोग। 15वां, निष्पादन मूल्यांकन। 16वां, बजट प्रक्रिया। 17वां, न्यायिक नियंत्रण।
18वां प्रशासनिक न्यायाधिकरण, 19वां विकास प्रशासन, 20वां प्रशासनिक सुधार और 21वां लोक नीति। उसी प्रकार सेक्शन 2 में भी हमने कुछ टॉपिक आइडेंटिफाई किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के भारतीय प्रशासन का और विकास को दो भागों में बांट दिया, स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। फिर संवैधानिक परिवेश को डिस्कस किया, फिर संसदीय लोकतंत्र को लिया, फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री संबंध को लिया, फिर प्रधानमंत्री कार्यालय को लिया, मंत्रिमंडलीय सचिवालय को लिया, केंद्रीय सचिवालय है, मंत्री सचिव निदेशक संबंध है, विकेंद्रीकृत नियोजन है, लोक उपक्रम है, कानून और व्यवस्था है, मुख्यमंत्री राज्यपाल मुख्यमंत्री संबंध है, मुख्य सचिव है, जिला प्रशासन और जिला कलेक्टर है, स्थानीय स्वशासन है, बिहार में कल्याण प्रशासन है, नागरिक शिकायत निवारण है, भारतीय प्रशासन का सुधार है और केंद्र राष्ट्र संबंध। 19 टॉपिक इसमें इन दोनों को मिलाकर करोगे तो हमें नहीं लगता कोई क्वेश्चन छूटेगा, तो मैं इसको आपके पास पोस्ट कर दूंगा। और ये जो डिस्कस किया उसको आप सुन लेना। एक बार में नहीं समझ में आएगा, अपना 2 बार 2-3 बार पढ़ोगे, सुनोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। लिख भी लेना और फिर इसी दिशा में वर्कआउट करो। प्रतिदिन एक टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसका क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए दूंगा, आप उसका आंसर लिखोगे, व्हाट्सएप पर पोस्ट करोगे और फिर उसी हिसाब से आगे हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।